हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शाश्वत जैन और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लीगली लिट पे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जजमेंट राइटिंग के बारे में। तो जजमेंट राइटिंग बेसिकली हमारे जुडिशरी मेंस एग्जाम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होता है। उसमें आप लोगों को एक प्रॉब्लम दी जाएगी और उस प्रॉब्लम में से आपको फैक्ट एंड इशू को रिड्यूस करके उसके ऊपर एक रीजनिंग देनी पड़ती है, डिसीजन देना पड़ता है कि। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ इतना डिस्कस करने जा रहा हूँ कि उसमें जजमेंट राइटिंग में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और किस तरीके से आपको जजमेंट राइटिंग को अप्रोच करना होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टेप्स क्या इन्वॉल्व होते हैं जजमेंट राइटिंग में। तो जजमेंट राइटिंग में आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी, फैक्ट्स दिए जाएंगे बहुत सारे, और उस फैक्ट्स में से आपको सबसे पहले तो फैक्ट एंड इशू रिड्यूस करना है। मान के चलो कोई क्रिमिनल प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको ये पता लगाना है कि कौन कौन से ऑफेंसेस कमिट हुए हैं। और अगर कोई सिविल प्रॉब्लम है तो आपको कॉज ऑफ एक्शन पता लगाना है कि किस बेसिस पे यहाँ पे प्लेंट आया है और सूट बन रहा है। ठीक है, उसके बाद जब आप ये पता लगा लेंगे कि फैक्ट एंड इशू क्या है, तब आपको उन फैक्ट एंड इशू को प्रूव करने के लिए रेलेवेंट फैक्ट्स प्रूव करने होंगे। तो रेलेवेंट फैक्ट्स पता लगाने होंगे आपको उस प्रॉब्लम को पढ़ के कि क्या क्या रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, किस तरीके से वो रेलेवेंट हैं इस फैक्ट एंड इशू से, लाइक मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट, रेस्ट जेस्टे, किस भी तरीके से जो हमारे रेलेवेंसी के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली किस तरीके से वो फैक्ट्स रेलेवेंट है वो आपको पता लगाने हैं। फिर उन्हीं प्रॉब्लम में आपको दिए रहे होंगे रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड एविडेंसेस। वो आपको एविडेंसेस को रिलेवेंट फैक्ट के साथ एक साथ जब आप जोड़ के उनको रखते हैं, मतलब आपको जजमेंट में लिखना रहेगा रेलेवेंट फैक्ट को जो रेलेवेंट एविडेंस है उसके साथ। तो जब आप क्रमबद्ध जमाते हैं रेलेवेंट फैक्ट और रेलेवेंट एविडेंस टुगेदर, उसको हम बोलते हैं मार्शलिंग। और मार्शलिंग के बाद आप करते हैं एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। इसका मतलब होता है कि आपको अब रीजनिंग देनी है कि क्या कोई एविडेंस आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। तो आपने जैसे बीएसए में सेक्शन 141 में पढ़ा होगा कि जजेस हैज द पावर टू डिसाइड द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। तो बेसिकली वही आप जज बन के वहां पे डिसाइड करेंगे कि ये जो एविडेंस दिए गए हैं किसी भी रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट एंड इशू के रिगार्डिंग, क्या आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। और बस उसके बाद आपको अपना रीजन देना होता है और डिसीजन देना होता है कि आपने किसी एविडेंस को एक्सेप्ट क्यों किया और ये क्यों नहीं किया। तो दिस इज हाउ द जजमेंट राइटिंग पेपर इज अप्रोच्ड। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। तो देखा जाए तो जजमेंट राइटिंग में जो प्रॉब्लम है, 60% तो फैक्ट्स जो आपको लिखने होते हैं जजमेंट में वो उसमें से मिल जाते हैं। आप लोगों को बस अपने दिमाग में रूल्स ऑफ एविडेंस अप्रिसिएशन करने के रूल्स दिमाग में रखने होते हैं और बाकी एनालिसिस अच्छे से करना होता है। तो चलिए इस चीज को एक बार हम ट्राई करते हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे रखी है जिसको हम डिस्कस करेंगे और इसमें से हम सिर्फ फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स पता लगाएंगे। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। प्रॉब्लम है ऑन June 10th 2015 at 8 a.m. while A had gone to a hair cutting salon for haircut situated at a distance of 500 meters from his home, and both of his children were in school and his wife was in bathroom. B entered A's house and stole laptop which was lying in outer room. Not finding his laptop after returning from haircutting salon, A lodged an FIR. During investigation, C, the neighbor of A, told that he saw B carrying the laptop in the morning from his house. तो आपको इसमें से समझ में आ रहा है कि क्या हमारा फैक्ट एंड इशू बन रहा है। एक एक तो थेफ्ट, और दूसरा एंटरिंग एज हाउस विद द इंटेंशन टू कमिट थेफ्ट, तो हमारा बन गया हाउस ट्रेसपास। ये तो हमारे यहाँ पे फैक्ट एंड इशू रहेंगे, मतलब ऑफेंसेस रहेंगे जिनके बारे में हम केस चलाएंगे। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया गया है इन्वेस्टिगेशन करी। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने जब बी की प्रेमाइस को रेड किया तो उनको लैपटॉप मिला, और लैपटॉप को आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग्स में ए ने आइडेंटिफाई कर लिया। और इस प्रोसिक्यूशन स्टोरी को सपोर्ट करते हुए ए ने गवाही दी प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 बन के, स्टेटेड दैट ही आइडेंटिफाइड द लैपटॉप इन द आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग्स। ही ऑल्सो प्रोड्यूस द परचेज डॉक्यूमेंट ऑफ द लैपटॉप टू प्रूव हिज ओनरशिप। विटनेस सी को भी गवाह बनाया और उसने बोला कि दैट ही सॉ बी कैरिंग द लैपटॉप इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। तो ये हमारी प्रॉब्लम है जिसके बेसिस पे आपको फैक्ट एंड इशू निकालने हैं और रेलेवेंट फैक्ट ढूंढने हैं और उसके हिसाब से रीजनिंग देनी है अपने जजमेंट की। तो ये रहे उसमें, देखो प्रॉब्लम में ये है कुछ एविडेंसेस। ये जो विटनेस सी, तो ये एविडेंस हो गया। इन रिकवरी जो मिली है लैपटॉप की, एविडेंस हो गया। आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग्स में ए है, उसने अपना लैपटॉप आइडेंटिफाई किया, ये सारी चीजें हमारी एविडेंसेस हो गई। फिर डिफेंस दिया जाएगा आपको ऐसे प्रॉब्लम में। तो डिफेंस में हमेशा अक्यूज डिनाई कर देगा सारे एलिगेशंस और आपको कुछ ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर हम आ जाते हैं, अब हम पता लगाते हैं फैक्ट एंड इशू। तो इस तरीके से आप जजमेंट में फैक्ट एंड इशू लिखेंगे। दो टू ऑफेंसेस व्हिच हैज बीन कमिटेड, वन इज हाउस ट्रेसपास एंड वन इज थेफ्ट। तो अब इसको इस तरीके से लिखा करते हैं जजमेंट में।
ये जो रहेगा फैक्ट एंड इशू, ये पॉइंट नंबर पैरा नंबर 5 ऑफ जजमेंट में जाता है। अभी जजमेंट का जो हम नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें जजमेंट का फॉर्मेट और साथ में मार्शलिंग अप्रिसिएशन करेंगे, तो उसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझो कि पहला स्टेप होता क्या है। तो फैक्ट एंड इशू में आप इस तरीके से लिख देंगे कि वेदर द अक्यूज बी कमिटेड हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग द हाउस ऑफ ए ऑन 10/6/2005 में, जो डेट दी होगी प्रॉब्लम में और टाइम दिया होगा उस बारे में, और वही सेम डेट टाइम में दूसरा ऑफेंस के बारे में भी आप बता देंगे। तो इस तरीके से आप अपने फैक्ट एंड इशू लिखेंगे। फैक्ट एंड इशू लिखने के बाद आपको ये सोचना है कि मुझे क्या प्रूफ करना है इस केस में, मतलब किस चीज को प्रूफ करने के लिए एविडेंसेस ढूंढने हैं जो कि दिए गए होंगे प्रॉब्लम में, और आपको वो एविडेंसेस ढूंढ के मार्शल करके, मतलब रेलेवेंट फैक्ट्स के साथ लगा के डिसीजन देना है। तो अब रेलेवेंट फैक्ट्स पता करने के लिए आपको इन ऑफेंसेस के एसेंशियल्स पता होने चाहिए। अब यहाँ पे हमें इस केस में सिर्फ और सिर्फ थेफ्ट प्रूफ करेंगे तो हाउस ट्रेसपास अपने आप प्रूफ हो जाएगा, तो इसलिए हम सिर्फ थेफ्ट को पकड़ के इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो अब हमें पता लगाना है कि कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे इस पर्टिकुलर थेफ्ट को प्रूव करने के लिए। तो आपको एसेंशियल्स ऑफ थेफ्ट पता होने चाहिए, जो कि सबसे पहला होता है मूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा होना चाहिए डिसऑनेस्टली टेकिंग आउट द प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ द ओनर और विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर। और तीसरा, ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी है दैट मस्ट बी ऑफ द ओनर, तो उसका आइडेंटिफिकेशन भी जरूरी हो जाता है। तो ये हमारे चार एसेंशियल्स हो जाते हैं थेफ्ट के। अब इन्हीं को दिमाग में रखते हुए हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या रेलेवेंट फैक्ट्स इस प्रॉब्लम में मिले हुए हैं। तो इंटेंशन है, जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है उसको प्रूव करने के लिए हमें ये देखना है क्या क्या फैक्ट्स हैं। जो बी ए के घर में एंटर किया जब कोई घर में नहीं था, एक ही एक कंडक्ट से हमें पता चल सकता है कि देयर वाज अ डिसऑनेस्ट इंटेंशन, और प्रॉपर्टी उसने ले ली टू कॉज अनलॉफुल लॉस टू ए। तो डिसऑनेस्टी का जो एक क्राइटेरिया होता है वो यही कि जिसने डिसऑनेस्ट इंटेंशन एक्सरसाइज किया है उसके पास रॉन्गफुल गेन हुआ है, और जिसके अगेंस्ट डिसऑनेस्ट इंटेंशन एक्सरसाइज हुआ है उसको रॉन्गफुल लॉस हुआ है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं इस प्रॉब्लम में, कि वो बी घर में घुसा जब कोई नहीं था और उसने प्रॉपर्टी ले ली जिससे ए को नुकसान हुआ। इससे हमारा इंटेंशन पता चल गया। फिर दूसरा एक्ट में हमें ये देखना है टेकिंग अवे ऑफ द प्रॉपर्टी। तो बी जो उसका नेबर था, सी जो था नेबर ए का, उसने बताया था कि बी वॉज सीन कैरिंग द लैपटॉप, तो ये फैक्ट रिलेवेंट हो जाएगा इस बात को प्रूव करने के लिए कि देयर वाज अ एक्ट ऑफ टेकिंग अवे एंड विदाउट कंसेंट था। वो तो हमें पता ही था कि ए ने कंसेंट नहीं दी, दैट वाई एफआईआर वाज लॉन्च्ड। फिर जब बी के पास प्रॉपर्टी मतलब लैपटॉप मिला तो बी ने कोई प्रूफ नहीं दिया कि लैपटॉप उसका है, तो ये भी एक फैक्ट हो गया कि विदाउट कंसेंट लेके गए हो, डिसऑनेस्टली लेके गए हो। तीसरा बताया जा रहा है सीजर की पुलिस ने बी के घर से ही सीज किया वो लैपटॉप जो ओनर ने आइडेंटिफाई कर लिया था, बिल के थ्रू बिल भी दिखा दिया था। तो ये सारी बातें हमारी होगी रेलेवेंट फैक्ट्स। अब क्या करना है आपको नेक्स्ट, कि ये जो फैक्ट्स दिए गए हैं यहाँ पे इनके अकॉर्डिंगली एविडेंसेस ढूंढने हैं और उनको साथ में जोड़ते हुए चलना है। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम मार्शलिंग और अप्रिसिएशन को समझेंगे। तो मार्शलिंग का मतलब जो मैं बता ही चुका हूँ, एविडेंसेस अरेंज करने हैं एक साथ, और अप्रिसिएशन उनको एनालाइज करना है एविडेंसेस को, और रीजन देते हुए अपना डिसीजन देना है कि क्यों आपने कोई एविडेंस एक्सेप्ट किया, क्यों आपने कोई एविडेंस रिजेक्ट किया, फैक्ट्स को देख के आपको क्या लगता है, और इसके साथ आपका जजमेंट का डिसीजन आ जाएगा। तो आई होप इससे आपको थोड़ी हेल्प मिली हो। इस वीडियो का पर्पज सिर्फ इतना था कि आपको जजमेंट राइटिंग क्या है वो समझा सकें। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल वीडियो रहेगा और उसमें आपको और अच्छे से जजमेंट राइटिंग के बारे में सिखाऊंगा। आपको जो भी लगता है इस वीडियो को देख के, जैसे कि आप कुछ और क्वेश्चंस हैं, कुछ और तरीके से मैं आपको सिखा सकता हूँ, तो उसके बारे में प्लीज़ आप कमेंट में लिख के बताइए, ताकि आपके लिए और बेटर कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।